इलेक्ट्रॉनिक्स की रिवीजन सीरीज में आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, जिसमें हम हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर पढ़ेंगे। पूरा स्टेप बाय स्टेप उनको कैसे डिजाइन करना है हम अच्छी तरह से समझ लेंगे, ठीक है ना। ये वीडियो पूरा देखने के बाद अगर एग्जाम में कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट होता क्या है। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है, उसमें लॉजिक गेट्स होते हैं, जिससे मिलकर एक बहुत सारे लॉजिक गेट्स होते हैं, जिससे मिलकर एक सर्किट बनता है, जिसका जो आउटपुट होता है, उस सर्किट का जो आउटपुट होता है वो किस पर डिपेंड करता है, ओनली प्रेजेंट स्टेट पर, प्रेजेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स पर। मतलब अभी इनपुट्स की क्या वैल्यू है, अभी जो भी हमने इनपुट्स दिए हैं उनकी क्या वैल्यू है, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा आउटपुट क्या होने वाला है, ठीक है ना। और इनका जो यूज होता है वो कोई ना कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए होता है। ऑब्वियसली तभी हम कोई सी चीज डिजाइन करेंगे अगर हम कुछ करना चाहते हैं, लाइक हम दो नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं तो हम ऐसा एक कुछ बना लें जिसमें हमने सिर्फ दो नंबर्स इनपुट दिए और हमें रिजल्ट मिल गया। मल्टीप्लाई करने का सर्किट बनाना चाहते हैं तो हम बस नंबर्स दें और हमें आउटपुट मिल जाए, हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यही क्या एम होता है हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स का भी, ये क्या होता है, एम होता है, जिसमें हम कुछ इनपुट्स देते हैं, एन जितने भी मतलब हमारे कुछ इनपुट्स होते हैं और उन इनपुट्स के अकॉर्डिंग उस इनपुट पर प्रोसेसिंग होती है और हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। अब ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है जितने इनपुट्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ आउटपुट्स होने चाहिए, मतलब जितनी इनपुट लाइंस होंगी उतनी ही आउटपुट लाइंस होंगी, ठीक है। ये सिर्फ मैंने ऐसे ही बना दिया है, ठीक है। तो यहां पर हमारा कौन सा सर्किट, कौन से गेट्स आएंगे ये डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन पर, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में जैसा कि मैंने बताया कि हम ये चार चीजें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। और लास्ट में मैं एक दो क्वेश्चंस की हिंट भी दे दूंगी कि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको क्या करना है। कुछ मैंने कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं, लाइक कोड कन्वर्टर हुआ, मैग्नीट्यूड कंपैरेटर हुआ, तो उनका मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी कि उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे हाफ एडर से। तो हाफ एडर, जैसा कि इसकी डेफिनेशन कह रही है कि एक ऐसा सर्किट होता है जो दो बिट्स का एडिशन प्रोवाइड करता है, लाइक हमने दो बिट्स दे दी, वो क्या करेगा, उनको ऐड करके हमें रिजल्ट दे देगा, ठीक है ना। तो अब हम सबसे पहले देखो, कोई सा भी अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपको करना क्या है, पहले सोचना है कि हमें इनपुट्स कितने चाहिए। तो हमें, क्योंकि हम हाफ एडर की बात कर रहे हैं और यहाँ पे क्या बोल रखा है, दो बिट्स का एडिशन परफॉर्म करता है, तो हम कोई सी भी दो बिट्स ले लेते हैं। सपोज एक्स हमारी एक बिट है, वाई हमारी दूसरी बिट है, ठीक है ना। अब ये दो तो क्या हुए, हमारे इनपुट्स हुए, तो ये दो हो जाएंगे हमारे इनपुट्स, ठीक है। आउटपुट्स कितने आएंगे, तो आपको भी पता है कि ऐड करने पर एक तो हमें सम मिलता है, दूसरी कैरी मिलती है, ठीक है। अब उस कैरी की वैल्यू कभी 0 हो सकती है, कभी 1 हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द इनपुट्स, ठीक है। तो एक हमें मिलेगा सम और दूसरी क्या मिलेगी, कैरी मिलेगी। तो ये तो थे हमारे इनपुट्स, ये दोनों, और ये दोनों क्या है, हमारे आउटपुट्स हैं, ठीक है। अब हमें देखना है पॉसिबल वैल्यूज इनपुट्स की क्या हो सकती हैं। तो देखो x और y या तो दोनों 0 हो सकते हैं एट ए टाइम। देखो x y दोनों इनपुट्स हमने 0 दिए हैं, ठीक है। जो हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट का ब्लॉक डायग्राम बनाया था, हो सकता है हमने दोनों इनपुट्स क्या फीड किए हैं, 0 0 फीड किए हैं। तो उस केस में आपको पता है कि सम भी 0 आएगा और कैरी भी नहीं जनरेट होगी, 0 ही आएगा। मान लिया कि ये 0 है, ये 1 है, तो उस केस में सम तो 1 आएगा, कैरी 0 आएगी। मान लिया ये 1 है, ये 0 है, तो भी सम तो 1 आएगा, कैरी 0 आएगी। लेकिन अगर ये दोनों क्या है, 1 है, 1 1 है, तो उस केस में हमें सम तो क्या मिलने वाला है, 0, और कैरी क्या मिलेगी, 1, क्योंकि मैंने आपको बताया था 1 + 1 बाइनरी की ही बात हो रही है, क्या आ जाएगा, 1 0 होता है। इसका मतलब 0 तो क्या है, हमारा सम है, और कैरी 1 चली गई है। ये मैंने बाइनरी एडिशन में आपको बता दिया था। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है ना। अब हमें मिल गया है कि किस इनपुट पर क्या आउटपुट मिल रहा है। तो अब हमारे पास दो आउटपुट्स हैं, एक है हमारा S जो कि सम है, दूसरा है C मतलब कैरी है। अब इनके लिए हमें ना इक्वेशंस डिराइव करनी है, बुलियन फंक्शन इसके लिए हमें डिराइव करना है। और उस बुलियन फंक्शन, हमें एक फंक्शन मिल गया, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसको गेट्स में इंप्लीमेंट करके, मतलब एक सर्किट बना सकते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग गेट्स बना सकते हैं, सर्किट बना सकते हैं। तो इनकी इक्वेशन लेने के दो तरीके, या तो हम यहीं पे एनालाइज करें। देखो हमें 1 कब मिल रहा है, जब x की वैल्यू 0 है। देखो हम डायरेक्टली भी एनालाइज कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल छोटा सा सर्किट है, छोटी सी ट्रुथ टेबल है। हम डायरेक्टली भी एनालाइज करके उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, या फिर हम के मैप का यूज कर सकते हैं। तो इस वाले में मैं दोनों तरीके आपको बता रही हूँ। देखो सम हमें कब कब 1 मिल रहा है, जब x की वैल्यू तो 0 है। देखो यहाँ पर हमें सम 1 मिल रहा है और यहाँ पर हमें सम 1 मिल रहा है, ठीक है।
जब x की वैल्यू 0 है इसका मतलब हम x का क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। जब y की वैल्यू 1 है मतलब हम सिंपली y लिख देंगे, ठीक है। और हमें कहाँ पे 1 मिल रहा है, तो और हमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने डॉट लगाया, ये लगाया नहीं है लेकिन इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। कहने का मतलब ये है जब x की वैल्यू 0 साथ ही y की वैल्यू 1 हो, मतलब इन दोनों कंडीशंस का साथ में होना जरूरी है, तब हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है, या मैंने क्या बोला, या और ऐसा हो सकता है कि x की वैल्यू 1 हो मतलब x, और साथ ही में y की वैल्यू क्या हो, 0 है मतलब y का कॉम्प्लीमेंट। तो ये सीधे से हमें किसकी इक्वेशन मिल गई है, सम की इक्वेशन मिल गई है। इसी चीज को आप चाहो तो के मैप की हेल्प से भी लगा सकते हो, यूज कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। अब के मैप की हेल्प से कैसे करना है उसको मैं फुल एडर में आपको बताऊंगी, ठीक है ना। अब हम आते हैं कैरी, तो कैरी की सीधी सी, अब देखो सम की इक्वेशन क्या आगे और सिंप्लीफाई हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैरी की इक्वेशन निकालते हैं। तो कैरी की इक्वेशन क्या आएगी, कैरी हमें सी कब 1 मिल रहा है, जब x की वैल्यू तो 1 है मतलब x, एंड साथ ही में y की वैल्यू भी क्या है, 1 है। तो यहाँ पे y लिख दिया, कॉम्प्लीमेंट नहीं किया क्योंकि 0 यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो उस केस में हमें कैरी क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। अब ये तरीका अगर आपको समझ में आ गया ना तो कोई सा भी सर्किट आप बना सकते हो। यहाँ आपको इनपुट्स लेने हैं, यहाँ पे आपको डिजायर्ड आउटपुट लेना है और देखना है कि हमें जो भी आउटपुट है वो कब 1 मिल रहा है, ठीक है ना। अब हम के मैप वाला मेथड देखेंगे ना तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब आपके पास सम की इक्वेशन भी है, कैरी की इक्वेशन भी है। अब आपको सिंपली क्या बनाना है, इसका डायग्राम बनाना है। तो एक आपको एग्जाम में क्या बनाना रहेगा, देखो एग्जाम में जब आप लिखो ना, पहले ये हाफ एडर, उसकी डेफिनेशन, फिर उसकी ट्रुथ टेबल आ जाएगी, उसके बाद उसकी इक्वेशन आ जाएगी, सिंप्लीफिकेशन जरूरी हो तो सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा, और उसके बाद में आपको बनाना है ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। तो पहले मैं इसका ब्लॉक डायग्राम बनाती हूँ। ब्लॉक डायग्राम किसी का भी बड़ा ही सिंपल होता है। हमें यहाँ पे क्या करना है, ये एक ब्लॉक बना देना है, ठीक है। इसका नाम क्या है, हाफ एडर है, तो आपको पूरा हाफ एडर यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे हम इनपुट्स में क्या दे रहे हैं, x दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं, y दे रहे हैं। तो ये हमने दे दिया x और y। आउटपुट भी हमें दो मिल रहे हैं, एक है हमारा सम और दूसरी है हमारी कैरी, ठीक है। तो यहां तक तो आपने लिख लिया, बड़ा ही सिंपल ये चीज थी। अब बात यह आती है कि इसके करस्पॉन्डिंग हम लॉजिक डायग्राम, सर्किट डायग्राम हम कैसे बनाएंगे। तो देखो इस चीज को अभी हम हटा देते हैं। यहां पर हमें क्या पता चला है कि हमें इक्वेशन पता है, ठीक है। अब बस उन इक्वेशंस का ही यूज करके हमें क्या करना है, सर्किट डायग्राम बनाना है। हमारी सम की इक्वेशन क्या आई थी, एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट और x कॉम्प्लीमेंट y, ये आगे पीछे हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कैरी की इक्वेशन हमारी क्या आई थी, तो कैरी की इक्वेशन आई थी x एंड y आई थी, ठीक है। अब हमें दो इनपुट्स की जरूरत है, ये चीज हमें पता चल रही है, x और y। तो यहां से मैंने ले लेना है x, यहां से मैंने ले लेना है y, ठीक है। अब हमारे सम को किस किस की जरूरत पड़ रही है, x की। तो यहां पर हमें देखो, पहले एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, पहले हमें उन दोनों टर्म्स को ले लेना है। तो यहां से आ गया हमारा x, ठीक है। यहां से हमारा आ जाएगा y, तो ये आ जाएगा हमारा y, ओके। लेकिन y का हमें क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट चाहिए। जब हम बड़े सर्किट डायग्राम बनाएंगे ना तो एक लाइन x की निकालेंगे, एक x के कॉम्प्लीमेंट की, दूसरी y की, दूसरे y के कॉम्प्लीमेंट की। लेकिन ये छोटा सा है इसीलिए हम इतनी ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं। अब हमें क्या चाहिए, x और y का कॉम्प्लीमेंट ऐसे ही मिलेगा, ये y है और ये y का कॉम्प्लीमेंट मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। तो ये एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने से यहां तक हमें क्या मिला है, एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट मिला है, ठीक है। इसके बाद में है एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई। तो अब हम अलग से एक्स नहीं लेंगे, हम यहीं से क्या ले लेते हैं, एक्स को ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एक्स, लेकिन एक्स का हमें क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो ये हो गया हमारा एक्स का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसके बाद में हमें क्या चाहिए, y चाहिए। तो ये यहीं से हमने क्या कर दिया, कनेक्शन कर दिया और यहां से क्या ले लिया, हमने y ले लिया है, ठीक है। इसके बाद में इन दोनों के बीच में भी एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे हमें मिली है ये x कॉम्प्लीमेंट y मिली है। अब इन दोनों के बीच में और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो ये यहां से इसको लिया, इन दोनों के बीच में और गेट हमें लगा देना है। तो ये चीज हमारी क्या बन जाएगी, सम मिला, ठीक है। आप पूरी इक्वेशन लिख सकते हो। कैरी चाहिए जो कि क्या है, x इंटू वाई है, मतलब x एंड y है। तो यहां से हमने ले लेना है x, ओके। तो ये हमने ले लिया x,
यहां से हमें ले लेना है y, ये y ही है, ठीक है। इन दोनों के बीच में बस हमें एंड गेट लगा देना है, तो ये हमें क्या मिली है, कैरी मिली है x डॉट y, x एंड y। तो ये हाफ एडर का सर्किट है, डायग्राम है। अब हम आते हैं हमारे फुल एडर पर। ओके, तो फुल एडर की डेफिनेशन क्या होती है, इट परफॉर्म्स एडिशन ऑफ 3 बिट्स, इट कंसिडर्स प्रीवियस कैरी ऑल्सो। अब ये क्या चीज होती है, तो अब ये स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन यही होता है कि एडिशन ऑफ 3 बिट्स इसका क्या मतलब है। अब आप यहाँ पे ना ध्यान से पहले एक छोटा सा हम सम करके देखते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिया है 1 0 1 1 और यहाँ पे लिया है 1 0 1 0, ऐसा कुछ ले लिया है, ठीक है मैंने। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें सिर्फ 2 ही बिट्स को ऐड करना पड़ रहा है। ओके, 2 बिट्स को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो 1 और 0 को ऐड करने पे हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ठीक है। 2 ही बिट्स को ऐड करने की जरूरत थी, हाफ एडर इनफ है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 1, इन दोनों को जब ऐड किया तो यहाँ पर 0 विथ कैरी 1 आया, तो यहां तक भी हमने 2 ही बिट्स को ऐड किया। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें 3 बिट्स को ऐड करना पड़ रहा है, तो एक हाफ एडर यहाँ पे इनफ नहीं होता है, हमें 3 बिट्स को ऐड करने की जरूरत है। तो अब हमें एक ऐसा एडर चाहिए जो 3 बिट्स को ऐड कर सके, मतलब जो प्रीवियस कैरी को भी क्या करे, कंसिडर करे। 3 बिट्स को ऐड करने की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है, जब हमें प्रीवियस कैरी को भी कंसिडर करना है। तो उस केस में हमें 3 बिट्स को ऐड करने वाला एक ऐसा सर्किट चाहिए जो कि होता है फुल एडर, जो कि प्रीवियस कैरी को भी कंसिडर करता है, ठीक है ना। तो यहां पर 1 0 0 सम क्या आएगा, 1 आएगा और कैरी 0 आएगी, और यहां पर भी हमें सिर्फ 2 ही बिट्स को ऐड करना है, तो सम आया 0 और कैरी आई है 1 आई है। तो ऐसे काफी केसेस हो सकते हैं जहां हमें प्रीवियस कैरी को भी कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। और तो एडिशन में हमें पता है कि कैरी कभी 0 हो सकती है, कभी 1 हो सकती है, तो एडिशन में हमें प्रीवियस कैरी को कंसिडर करना ही पड़ेगा, इसीलिए हमें फुल एडर की क्या है, जरूरत है, ठीक है। तो अब हमें पता चला कि अब हमारी 3 इनपुट्स होंगे, ना कि 2 इनपुट्स होंगे। तो एक हो गया हमारा x, दूसरा हो गया y और तीसरा हो गया z, ठीक है ना। इनमें से 2 तो हमारी जो क्वेश्चन की बिट्स हैं, मान लिया ये x है हमारा नंबर, ये y है, तो 2 तो हमारी जो बिट्स हैं, उसके अलावा एक जो हो जाएगी वो प्रीवियस कैरी। अब इसमें ऐसा जरूरी नहीं, आप किसी को भी प्रीवियस कैरी ले सकते हो। हमारा लॉजिक क्या है कि अब हमें 3 बिट्स को ध्यान में रखना है और सर्किट बनाना है। तो ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। अब ऑब्वियसली एक हमें सम मिल रहा है और एक हमें आउटपुट कैरी मिल रही है, तो एक हमें सम मिल रहा है और दूसरी हमें क्या मिल रही है, कैरी मिल रही है। तो ये 3 तो हमारे क्या हैं, इनपुट्स हैं, और ये 2 हमारे क्या हैं, आउटपुट्स हैं। तो अब इन 3 इनपुट्स की पॉसिबल वैल्यूज टोटल 8 होंगी, 2 रेज़ टू द पावर 3, टोटल 8 वैल्यूज हो सकती, कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0, ये 0 कर दीजिए, 1 0 1 1 1 0 1 1 1। हम काउंट कर सकते हैं, ये टोटल 8 कॉम्बिनेशन हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, देखो जब तीनों ही 0 है तो सम भी 0 आएगा, कैरी भी 0 आएगी। जब एक भी इनपुट 1 है, देखो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 कितना होगा, सम तो 1 होगा लेकिन कोई कैरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद में अगेन यहाँ पे भी एक ही 1 है, तो सम तो 1 होगा और कैरी 0 होगी। अगेन हम इस केस में देखें तो यहाँ पर 2 1 है, इसका मतलब सम तो 0 आएगा और कैरी 1। देखो 1 प्लस 1 क्या होता है, 2, 2 का मतलब क्या होता है, 1 0, मतलब 0 विथ कैरी 1। यहाँ पर अगर आप कैरी को आगे लिख दीजिए, अगर कंफ्यूजन हो तो कैरी को आगे और सम को पीछे लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 0 0 में सम तो 1 होगा, कैरी 0 होगी। 1 1, यहाँ पे भी 2 1 है, इसका मतलब सम तो 0 विथ कैरी 1। यहाँ पर भी 2 1 है, सम 0 कैरी 1। यहाँ आप 3 1 है, तो देखो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 0, उसमें भी मैंने 1 ऐड किया, मतलब 1 1, मतलब 1 विथ कैरी 1। अब हमें क्या करनी है, इनके आउटपुट इक्वेशंस चाहिए। 2 आउटपुट्स है, हमें ये पता है, तो हमें एस और सी दोनों की इक्वेशन चाहिए। यहाँ पे हम सीधे से देख के इक्वेशन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक काम करते हैं, डायरेक्टली केएमएफ की हेल्प से इक्वेशन बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा अब यहाँ ध्यान देना है, देखो एक आउटपुट है सम, जिसके लिए हमें इक्वेशन चाहिए। अब इस आउटपुट के लिए इनपुट्स कितने, 3 इनपुट्स हैं, इसका मतलब हमारा 3 वेरिएबल केएमएफ बनेगा। और 3 वेरिएबल केएमएफ मतलब कितने ब्लॉक्स होते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी थी, ठीक है ना। तो टोटल हमारे 8 ब्लॉक्स होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ आ जाएगा हमारा x, यहाँ आ जाएगा हमारा y z, ये 0, ये 1, ये 0 0, ये 0 1, ये 1 1, ये 1 0, ठीक है।
ये हमारा एक के मैप हो गया सम के लिए। इसी तरह से हमारा एक और के मैप आ जाएगा कैरी के लिए। तो पहले मैं ये के मैप यहाँ पे बना देती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एक और के मैप आ गया किसके लिए, कैरी के लिए। इसमें भी टोटल 8 ब्लॉक्स होने वाले हैं। ये है हमारा 0 0, ये है 0 1 1 1 1 0, ये 0 ये 1, यहाँ आया हमारा x, यहाँ आया हमारा y z, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे फिलिंग करते हैं। देखो हम पहले सिर्फ सम को ले रहे हैं, भूल जाओ कैरी को। अभी सम की वैल्यू हमें 1 एक तो यहाँ मिल रही है, जब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 1, दैट इज 0 0 1 पे। तो 0 0 1 पे हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, 0 1 0 है, क्या है 0 1 0, तो 0 1 0 पर भी हमें 1 मिल रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 1 0 0 है, आप यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्या है, 1 0 0 है, यहाँ भी हमें 1 मिल रहा है। नेक्स्ट हमें 1 पर भी 1 मिल रहा है, ठीक है। ये हमने फिल कर दिया। क्या यहाँ कोई भी ग्रुप बन रहा है क्या, तो कोई ग्रुपिंग यहाँ पर नहीं हो रही है, आप देख सकते हो। मतलब कोई कॉम्बिनेशन, कुछ कंबाइन नहीं हो रहा है। हमारा ये एक सिंगल बन रहा है, ये एक और सिंगल बन रहा है, और ये एक और सिंगल, ये सिंगल, मतलब सिंगलेटन, सिंगल्स ही बन रहे हैं। कहीं कोई पेयर नहीं बन रहा है, कोई ऑक्टेट नहीं बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारे बन गए। अब बात आती है इनकी नेमिंग कैसे की जाए। तो अब हम करते हैं इनकी नेमिंग। तो हमारा देखो आउटपुट क्या है, एस है, तो एस इज इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला जो ग्रुप है, ये इस वाली रो में आ रहा है जहां एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहां आ जाएगा एक्स का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। इसके बाद यहीं पे हमारी y की वैल्यू भी 0 है, तो y का कॉम्प्लीमेंट, और साथ में z की वैल्यू क्या है, 1 है, तो हमने ओनली z लिख देना है, ठीक है ना। इसके बाद में हमें क्या करना है, ऑल लगाना है। और फिर यहां पर अगर हम देखें तो x की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये हमने x लिख दिया। यहां पर y z की वैल्यू 0 0 है, तो y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, ठीक है। इसी के साथ में अगर हम देखें तो हमारा इस वाले में अगर हम देखें तो x की वैल्यू 1 है, तो x लिख दिया। y की और z की वैल्यू 1 1 है, तो y z लिख दिया, ठीक है। इसके बाद में अब आप थोड़ा सीधा सीधा लिख दीजिएगा। यहां पर अगर हम देखें इस वाले के लिए तो x की वैल्यू 0 है, मतलब x का कॉम्प्लीमेंट, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 0, तो z का कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या आ जाएगी, हमारी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकती, होनी होती तो यहीं पे हो जाती। अब हम यहां पर इसकी फिलिंग करते हैं। किसकी फिलिंग करेंगे हम, इस कैरी के लिए। तो ये हमारा सम आ गया और ये कैरी का के मैप है, तो इसकी भी हम क्या करते हैं, इसको भी हम फिल करते हैं। कैरी हमें 1 कहाँ मिल रही है, तो यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे देखो 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे यहाँ पे हमें क्या मिल रही है, कैरी 1। आप थोड़ा सा इसको ट्रुथ टेबल को सही साइड बना दीजिएगा, मतलब 0 1 1 पे, तो 0 1 1 पे हमें कैरी 1 मिल रही है। इसी तरह से हमें कहाँ पे 1 मिल रही है, 1 0 1 पे, तो 1 0 1 पे भी हमें कैरी 1 मिल रही है। फिर 1 1 0 पे, तो 1 1 0 पे भी हमें कैरी 1 मिल रही है। इसके बाद में 1 1 1 पे, तो 1 1 1 पे भी हमें कैरी 1 मिल रही है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हाँ हमारे ग्रुप्स बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो एक ग्रुप, अब 3 का ग्रुप नहीं बना देना गलती से भी। ये एक ग्रुप हमारा बन गया, ठीक है। इसी तरह से ये भी अकेला बनाने से तो हम ओवरलैपिंग कर दें तो बड़ा ग्रुप बने, इसको भी अकेला लेने से तो हम ओवरलैपिंग कर दें तो हमारा बड़ा ग्रुप बन जाए। बन गए हमारे बड़े ग्रुप। अब इनकी हम नेमिंग करते हैं। तो आउटपुट क्या है, सी है, इज इक्वल्स टू, पहले हम इस वाले ग्रुप के लिए देखते हैं। ये इस रो में x की वैल्यू 1 है, ठीक है, और ये इन 2 कॉलम्स में आ रहा है। जहां पे y की वैल्यू चेंज हो रही है तो उसको हटा दो, लेकिन z की वैल्यू 1 है तो z ही लिखना है। और अब इस वाले के लिए देखें तो यहाँ x की वैल्यू 1 है तो x ही लिखना है, लेकिन ये इन दोनों कॉलम्स में आ रहा है जहां y की वैल्यू फिक्स है, 1 है, तो y लिखना है, और z को हटा देना है क्योंकि वो चेंज हो रही है। यहाँ पे अगर हम देखें तो x की वैल्यू इन दोनों रोस में चेंज हो रही है, तो एलिमिनेट। y और z की वैल्यू 1 1 है तो हम क्या लिख देंगे, y z लिख देंगे। तो इस तरह से देखो ये एक हमारी क्या आई है, ये सम की इक्वेशन आई है, और ये क्या आई है, हमारी कैरी की इक्वेशन आई है। अब हमें क्या बनाना है, इनका सर्किट डायग्राम बनाना है, ठीक है ना। मतलब इसके सर्किट बनाने के आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला तो ये है कि आप यहां से x ले लीजिए, यहां से आप y ले लीजिए, यहां से z ले लीजिए। अब एक लाइन आपकी x की आती है, दूसरी लाइन आपकी y की आती है, थर्ड लाइन आपकी z की आती है। एक आपकी x के कॉम्प्लीमेंट की लाइन आती है, ठीक है, और अगली आती है आपके y के कॉम्प्लीमेंट की लाइन, ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट आती है आपके z के कॉम्प्लीमेंट की लाइन। और यहाँ पे आप सम और कैरी को अलग ही बनाइए, अदरवाइज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आपका बन जाएगा, ठीक है ना।
यहाँ पे आपको क्या चाहिए, x का कॉम्प्लीमेंट, y का कॉम्प्लीमेंट और z चाहिए। तो यहाँ पे x का कॉम्प्लीमेंट ले लेना है आपको, y का कॉम्प्लीमेंट ले लेना है आपको, और साथ में z ले लेना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा, इनके बीच में एंड गेट आ जाएगा। तो ये आपकी फर्स्ट टर्म बन गई, ठीक है। दूसरी टर्म अगर आपको चाहिए तो x ले लीजिए आप यहाँ पे। तो ये हमने x ले लिया, फिर हमने y का कॉम्प्लीमेंट ले लिया, और फिर हमने क्या ले लिया, z का कॉम्प्लीमेंट ले लिया, ठीक है। तो ये z का कॉम्प्लीमेंट, ओके। डायग्राम प्लीज आप थोड़ा अच्छे से बना दीजिएगा। तो ये आपका एक और एंड गेट, तो ये आपकी दूसरी टर्म आ गई। इसी तरह से थर्ड टर्म अगर आपको चाहिए, इन्हीं को थोड़ा सा आप एक्सटेंड कर दीजिए, तो आपकी थर्ड और फोर्थ टर्म भी यहीं पे आपको मिल जानी है। क्या चाहिए, एक्स वाई जेड चाहिए। तो यहां से आप x ले लीजिए, यहां से आप y ले लीजिए, और यहां से क्या ले लीजिए, z ले लीजिए। तो इस तरह से क्या हो जाएगी, थर्ड टर्म आपको मिल जाएगी। फोर्थ टर्म के लिए आपको क्या चाहिए, x का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो ये x का कॉम्प्लीमेंट, देन y, और फिर आपको क्या चाहिए, z चाहिए। तो ये तीनों चीजें आपकी यहां से मिल गई हैं। एंड गेट लगाया, अब इनके बीच में सिंपली एक और गेट लगा दीजिए। तो ये क्या मिल गया आपको, सम मिल चुका है, ठीक है। तो ये क्या मिला आपको, सम मिला। डायग्राम थोड़ा हॉरिबल है, प्लीज आप एक्सक्यूज मी। तो अब ये आपका बन गया है सर्किट डायग्राम। या फिर एक और तरीका क्या है, ये सम का बन गया, कैरी का आपको अलग से लेना है। एक्स वाई जेड ले लेना है, एक्स के साथ में वाई की एंडिंग कर दीजिए, इसके बाद में y के साथ में आप z की एंडिंग कर दीजिए, और फिर आप x के साथ में यहां से x लेके आइए, x के साथ में z को आप क्या कर दीजिए, एंड कर दीजिए, और इन तीनों के बीच में और गेट लगा दीजिए, ठीक है। तो ये बन गया आपका सर्किट डायग्राम। या आप ये कर सकते हो, अगर आप नोट करो तो ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन है हमारी z एक्सोर x एक्सोर y, मतलब इन तीनों की एक्सोरिंग अगर आप सेपरेटली करते हो, पहले दो की एक्सोरिंग फिर उसके साथ थर्ड की एक्सोरिंग, तो आपको यही इक्वेशन मिलेगी, ठीक है ना। तो आप इस चीज को भी सिंप्लीफाई करके देख सकते हो। तो आप सिंपल थोड़ा और छोटा सर्किट डायग्राम बनेगा, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पे, जो कि है हाफ सबट्रैक्टर। अब हाफ सबट्रैक्टर एक ऐसा सर्किट होता है जो दो बिट्स पर सबट्रैक्शन परफॉर्म करता है। एडिशन देख लिया हमने, अब सबट्रैक्शन परफॉर्म करता है। तो अब उनके लिए भी हमारे इनपुट्स तो क्या होंगे, दो ही होंगे। अब यहाँ पे आपको सबट्रैक्शन में पता है कि कुछ कुछ केसेस में हमें बोरो लेना पड़ता है, कुछ कुछ केसेस में हमें नेक्स्ट जो हायर ऑर्डर बिट्स है उनसे बोरो लेना पड़ता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 1 0, यहाँ पे है 0 1, तो इस केस में हमने यहाँ से क्या लिया है, बोरो लिया है, ठीक है ना। तो इस केस में हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो आ जाता है हमारा डिफरेंस, और दूसरा क्या हो जाता है, बोरो, ठीक है। अगर हम इस केस की बात करें तो इनपुट है एक्स और y, ठीक है, मतलब 0 और 1। इस केस में हमें बोरो 1 लेना पड़ा है, तब जाके हमारा डिफरेंस क्या आया है, 1 आया है, ठीक है। तो यही चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो देखो इनपुट्स हो सकते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, ये इनपुट्स हो सकते हैं। जब 0 में से 0 गया, नो टेंशन, ये भी 0 ये भी 0। 0 में से 1 अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो उस केस में हमें पहले बोरो लेंगे, तो ये 1 0 बन जाएगा, तो बोरो 1 लिया जाएगा, तब ये 1 0 बनेगा, और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है, ठीक है। 1 0 माइनस 1 1, 1 में से 0 गया तो डिफरेंस तो 1 आएगा, और हमें बोरो लेने की जरूरत नहीं है। 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो डिफरेंस भी 0 और बोरो भी 0, बस इतना सा। अब हमें इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है। डिफरेंस की हम चाहें तो डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हैं। कब कब 1 आ रहा है, जब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है, या फिर x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है। और ये जो इक्वेशन होती है ये x एक्सोर y की होती है इक्वेशन, ठीक है। बोरो की अगर हम बात करें तो बहुत ही सिंपल है, जब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है। अब इसका सर्किट डायग्राम बनाना बहुत ही सिंपल है। हमारी इक्वेशंस क्या आई थी, पहली इक्वेशंस जो डिफरेंस है उसकी इक्वेशन क्या आई थी, x एक्सोर y आई थी, ठीक है। अगर हम बोरो की बात करें तो हमारी इक्वेशन आई थी x कॉम्प्लीमेंट y आई थी। हम एक ही डायग्राम में इनको बना सकते हैं। के लिए पहले हम एक ब्लॉक डायग्राम भी देख लेते हैं, बड़ा ही सिंपल है ब्लॉक डायग्राम। ये ब्लॉक डायग्राम है, ये है x, ये है हमारा y, ये है हमारा डिफरेंस, ये है हमारा बोरो, और यहाँ पे आपको क्या लिख लेना है, हाफ सबट्रैक्टर लिख लेना है। सिंपल सी चीज है। यहाँ हमें x चाहिए, y चाहिए, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, x और y के बीच में हमें x और गेट लगा देना है। तो ये क्या आ गया, हमारा डिफरेंस आ गया, ठीक है।
और हमें x का कॉम्प्लीमेंट लेके उसके साथ में क्या ले लेना है, y ले लेना है और एंड गेट लगा देना है। तो ये हमारा क्या आ गया है, ये आ गया है हमारा बोरो आ चुका है। ठीक है, तो ये डिफरेंस और ये बोरो आ चुका है। ठीक है, हाफ सबट्रैक्टर बहुत ही सिंपल था। इसके बाद आता है फुल सबट्रैक्टर, जो कि क्या करता है, सबट्रैक्शन, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, सबट्रैक्शन आएगा, और शायद मैंने हाफ सबट्रैक्टर में भी एडिशन लिखा हो तो सबट्रैक्शन लिख दीजिएगा, जो कि सबट्रैक्शन करता है 3 बिट्स का। क्या करता है, 3 बिट्स को सबट्रैक्ट करता है। अब ये 3 बिट्स की जरूरत क्या आई, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 1 0 1 0 ऐसा कुछ लिखा है मैंने, और यहाँ पे कुछ ऐसा लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे तो आपको पता है, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ से हमें बोरो लेनी पड़ी है। ठीक है, तब जाके ये 1 0 बना। मतलब यहाँ पे एक ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। क्या ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, 1 में से 1 गया तो ये 0 बन गया। ठीक है, मतलब यहाँ पर ऑलरेडी एक क्या हो चुका है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो चुका है, दिस माइनस प्रीवियस बोरो, मतलब जो हमने उसको दी है। ठीक है, तो ये बना हमारा 1 0 में से 1 गया तो हमें मिला 1। तो यहाँ पर एक ऑपरेशन जो परफॉर्म हुआ है ऑलरेडी, मतलब जो हमने इसको दिया है वो, मान लिया वो z है। ठीक है, ये x है और ये क्या है, y है। तो अब हम देखें तो इसमें ऑलरेडी एक ऑपरेशन 2 बिट्स पे परफॉर्म हो चुका है। मतलब ये प्रीवियस बोरो जो हमने किसी को ऑलरेडी दी है, उस चीज को भी तो हमें कंसिडर करना है। हम किसी से ले रहे हैं वो तो हम कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन जो हमने किसी को दी थी उस चीज को भी कंसिडर करना है। मतलब यहाँ पे जो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है वो 3 बिट्स का हुआ है, ना कि 2 बिट्स का हुआ है। तो इसीलिए हमें 3 बिट्स पे सब्ट्रैक्शन भी देखना पड़ेगा। ओके, तो अब उसके लिए हमारे जो इनपुट्स होंगे वो क्या होंगे, 3 होंगे। आउटपुट तो वही होगा, डिफरेंस एंड बोरो। इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे 0 0 0 0 0 1 1 0 0, सॉरी 0 1 0, यहाँ पे 1 आएगा और 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 0 1 1 आ जाएगा, 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ये हमारे इनपुट्स हैं। ठीक है, आउटपुट जब तीनों ही 0 हैं तो उस केस में देखो, कंसेप्ट मैंने बता दिया, 3 बिट्स की जरूरत क्या है। अब हमारा ऑपरेशंस जैसे हम करते हैं वैसे ही, तो ये भी जब 0 में से 0 गया, यहां तक तो कुछ नहीं, 0 में से 1 गया तो हम बोरो लेंगे, तब हमें डिफरेंस 0 मिलेगा। जब 0 में से 1 गया तो इस पॉइंट पे हमने एक बोरो ली है, तो यहाँ पे देखो 1 0 माइनस 1 कितना हुआ, 1। अब इस 1 में से 0 गया तो हमें मिलेगा 1। ठीक है, इस 1 0 में से, मतलब क्योंकि यहाँ पे हमें बोरो लेनी पड़ी है। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे हमें बोरो लेनी पड़ी है। ठीक है, तो अब 1 0 में से 1, क्योंकि बोरो लेनी पड़ी है, तो 1 0 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। उस ही 1 में से अगर हमारा 1 जाता है तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं 1 0 0, 1 में से 0 गया, क्या मिला, 1। बोरो लेने की जरूरत नहीं पड़ी और फिर इस 1 में से 0 गया तो हमें क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। 1 0 1, 1 में से 0 गया, क्या यहां तक हमें क्या मिला है, 1 मिला है। 1 में से 1 गया, 0, बोरो भी 0। यहां पे हम आते हैं 1 में से 1 गया, 0, और बोरो भी लेने की जरूरत नहीं है। यहां आप देखो 1 में से 1 गया, 0, लेकिन यहां 0 में से 1 गया तो बोरो लेनी पड़ेगी और डिफरेंस कितना आएगा, क्योंकि 0 में से 1, 1 0 माइनस 1 कितना आ। अब अगर आप इसका भी केमेप बनाते हो, किसका, डिफरेंस का, तो आपको बिल्कुल वैसा ही केमेप मिलने वाला है जैसा आपने किसका बनाया था, फुल एडर में बनाया था, किसका, सम का बनाया था। आप देख सकते हो, आप, ये आपका होमवर्क है, आप इसका केमेप बना के देखना, बिल्कुल आपको वही इक्वेशन मिलेगी जो आपको सम की मिली थी। ठीक है, तो उसका सर्किट डायग्राम तो बनाना सिंपल है, लेकिन अब हम बोरो के लिए देखते हैं कि क्या कुछ अलग है क्या। तो अब क्योंकि आप यहाँ पे तो आप डिफरेंस की और उसकी सम की आप मैच करके देख सकते हो, यही आपका आउटपुट मिलने वाला है। ठीक है, अब हम बोरो के लिए बना के देखते हैं। तो ये हमारा बोरो के लिए है, ये है x, ये है y z। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 0, ये 1, ये 0 0, ये 0 1, ये 1 1, ये 1 0। कहाँ कहाँ पे बोरो 1 मिल रहा है, तो 0 0 1 पे, तो 0 0 1 पे 1 मार्क कर दिया, 0 1 0 पे 1 मार्क कर दिया, देन 0 1 1 पे 1 मार्क कर दिया, उसके बाद में 1 1 1 पे हमने 1 मार्क कर दिया है। ठीक है, अब हमारी ग्रुपिंग कुछ इस तरह से होगी, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये और एक ग्रुप ये बनेगा। ठीक है, अब अगर हम इसकी इक्वेशन बनाए किसकी, बोरो की, तो बोरो की इक्वेशन क्या मिलने वाली है हमको, ध्यान से देखना। बोरो की इक्वेशन हमें मिलेगी, देखो यहाँ पर x का कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे क्या आएगा, z आएगा, और यहाँ पर इस ग्रुप के लिए देखें तो x का कॉम्प्लीमेंट y आएगा। ठीक है,
और इस वाले ग्रुप के लिए देखें तो YZ आएगा, ठीक है। तो ये किसकी इक्वेशन आई है, हमारी बोरो की इक्वेशन आई है। और डिफरेंस की इक्वेशन बिल्कुल वैसी होगी जहां जो हमारी फुल एडर में सम की इक्वेशन थी, ठीक है। इतना हमारे पास हो चुका है। अब सर्किट डायग्राम आप बना सकते हैं, डिफरेंस का वैसा ही बनेगा, बोरो का कैसा बनेगा आप बना सकते हैं, ठीक है ना। अब हम अलग अलग तरह के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। एक मिल सकता है जिसका मैं वीडियो बना चुकी हूँ, BCD टू XS3 कोड कन्वर्टर, ठीक है। तो इसका मैं एक हिंट दे रही हूँ आपको। पहले आपको इनपुट देखना है BCD, जो कि हम 4 बिट फॉर्म में किसी भी बाइनरी नंबर को लिखते हैं। तो हमारे 4 क्या होंगी, इनपुट लाइंस होंगी, W, X, Y एंड Z। तो ये 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 सॉरी 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0। और हाँ रुक जाओ, अब यहीं पे हमें रुक जाना है क्योंकि हम सिर्फ 0 से लेकर 9 तक ही क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं BCD में। बाकी का जो नंबर है लाइक 10 है तो हम 1 को अलग रिप्रेजेंट करेंगे, 1 का BCD लिखेंगे और 0 का अलग BCD लिखेंगे। 12 है तो 1 का अलग BCD इक्विवेलेंट, 2 का अलग BCD इक्विवेलेंट लिखेंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ 0 से लेकर 9 तक ही हम लिख सकते हैं। बात करें XS3 की, तो XS3 क्या होता है, BCD प्लस 3, ठीक है। मतलब अगर हम किसी का भी XS3 निकालना है तो 3 प्लस कर दो। तो सपोज हमारे जो आउटपुट है वो है ABCD है, ठीक है। अब देखो अगर 0 है तो उसका XS3 क्या हो जाएगा 3, मतलब कि 0 0 1 1। अगर हम बात कर रहे हैं इस 1 की तो इसका XS3 4 हो जाएगा। इसी तरह से आप इसको क्या करते जाइए, इंक्रीमेंट करते जाइए, तो आपको क्या मिलता जाएगा, इसका XS3 इक्विवेलेंट मिलता जाएगा। अब देखो इसी तरह से आपको इंक्रीमेंट करते जाना है। तो आपकी ये हुए 4 इनपुट्स और ये हुए 4 आउटपुट्स हुए, ठीक है। अब हमारे आउटपुट्स अलग अलग है, A अलग है, B अलग है, C अलग है, D अलग है, मतलब चारों के लिए हमें इक्वेशन निकालनी है। हम A आउटपुट की बात करें तो A डिपेंड कर रहा है W, X, Y, Z पर। मतलब अब हमारा जो K मैप बनेगा A के लिए या B के लिए या C या D के लिए, वो हमारा 4 वेरिएबल K मैप बनने वाला है, ठीक है। लेकिन यहाँ दिक्कत ये आती है कि 4 वेरिएबल K मैप में तो कितने ब्लॉक्स होते हैं टोटल, 2 raised to the power 4, 16 ब्लॉक्स होते हैं। यहाँ तो हमारे पास सिर्फ 1 0 0 1 तक ही है। तो अब आपको ध्यान ये रखना है कि 1 0 1 0 से लेकर 1 1 1 1 को डोंट केयर, दैट इज क्रॉस मार्क कर देना है हर एक के मैप में। चाहे आप वो A के लिए बनाओ, चाहे आप B के लिए बनाओ, चाहे C के लिए बनाओ, चाहे D के लिए बनाओ। इसका फुल वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूं, आप वहां से देख सकते हो। इसी तरह से आपको कोई सा भी सर्किट दे सकते हैं कि कोई बाइनरी के करस्पॉन्डिंग या BCD के करस्पॉन्डिंग कोई BCD नंबर है, उसका स्क्वायर कैसे जनरेट होगा वो आप बताओ। तो आपको बस ये देखने कितने इनपुट्स हैं, कितने आउटपुट्स हैं और क्या कोई डोंट केयर कंडीशन है क्या, इतना आपको ध्यान देके। और यहाँ पे देखना है जितने आउटपुट्स हैं उतने ही आपके के मैप बनेंगे, उतनी ही आपकी इक्वेशंस बनेंगी। के मैप कौन सा बनेगा, तो जितने नंबर ऑफ इनपुट्स हैं वही वाला के मैप आपका बनने वाला है। फिर आपको सर्किट बनाना है।